चाचा पशुपति पारस को धमकी पर बोले चिराग, सीएम नीतीश से की कार्रवाई की मांग। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में भारी इजाफा, वाल्मीकि नगर विराट से डिस्चार्ज हो रहा 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। मोतिहारी में नवनिर्मित शौचालय की टंकी में गिरे बच्चे को बचाने गए 4 की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सीरियल बम धमाकों से दहला काबुल एयरपोर्ट, 12 अमेरिकी सैनिक समेत 72 की मौत, 140 से अधिक घायल। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को मिल रहे धमकी पर चिराग पासवान ने बयान दिया है। चिराग ने कहा है, ये तो बड़ी चिंता की बात है कि बिहार में केंद्रीय मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। चिराग ने डीटीवी भारत से इस मामले को लेकर खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ बातचीत हुई। चिराग पासवान जी के आवास पर हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और इस वक्त अपने आवास पर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चिराग पासवान, अगर वक्त हो तो 2 मिनट बात कर लें। चिराग जी, बिहार का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपकी नाराजगी सामने आई, एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था और आपने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिला तो क्या अधिकार है नीतीश कुमार को कि वो लोक जनशक्ति पार्टी को प्रतिनिधित्व न दें। इतनी नाराजगी है और क्या भरोसा है कि आगे कोई प्रतिनिधिमंडल मिलेगा तो लोक जनशक्ति पार्टी को दिया जाएगा प्रतिनिधित्व? देखिए, मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता कि वो एक प्रतिनिधि मंडल जो एक विषय पर प्रधानमंत्री जी से मिलने जाता है, जातिगत जनगणना पर मिलने जाता है, और जितनी पार्टियां जो कि इस विचारधारा की हैं, जो इसका समर्थन करती हैं, वो प्रधानमंत्री जी से जाकर मिलती हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी का भी स्टैंड इसको लेकर हमेशा से क्लियर रहा है कि हम लोग भी समर्थन करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसी नीतियाँ हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जो जाति पर आधारित होकर बनाई जाती हैं। तो ज़रूरी है ऐसे में जानना कि किस जाति की क्या आबादी है, ताकि उसके अनुरूप राशि का सही आवंटन हो, जिसका लाभ इस वर्ग के लोगों को मिले। ऐसे में जो प्रतिनिधिमंडल जाता है उसमें सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी को अलग रखा जाता है, जबकि मैंने एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पहले ही मैंने उनको अवगत कराया था कि ऐसे प्रतिनिधिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी को मान्यता प्राप्त पार्टी है, रिकॉग्नाइज पार्टी है। बिहार विधानसभा के चुनाव में 6% का मत जिस पार्टी को मिला हो, जिस पार्टी कुल 25 लाख लोगों ने अपना समर्थन, अपना विश्वास जताया हो, ऐसे में उस पार्टी को अलग रखना ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत द्वेष की भावना को दर्शाता है। चिराग पासवान से आपको ऐतराज़ हो सकता है, पर मेरी पार्टी के किसी सदस्य को आपको अपने साथ लेकर जाना ज़रूरी था। और मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से व्यक्तिगत द्वेष की भावना से अगर कार्य करेंगे तो ये उनके पद को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भी आपत्ति जताएंगे? नहीं, देखिए, इसमें आपत्ति जताने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जा रहा था, इसलिए उनकी जिम्मेदारी जरूर बनती थी। बट हाँ, प्रधानमंत्री जी से मैं इस विषय पर पार्टी की तरफ से अपनी भावनाओं को और पार्टी की राय को जरूर अवगत करा। चिराग जी, अब आप पर व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं, बहुत निजी हमले भी हो रहे हैं। जो आपके चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आपने उनको बेइज्जत किया और तमाम तरह की चीज़ें जो अखबारों में छपी वो आपको जानकारी होगी। चूँकि उन्होंने नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा था, यहाँ तक उन्होंने कहा, मैं भी खुद असहज हूँ ये कहते हुए, अब इस दुनिया में नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान। उनके बारे में उन्होंने कहा कि आपने अपने पिता रामविलास पासवान को जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया था। देखिए, ये बहुत, और मुझे इस बात से हमेशा एतराज़ रहा है, मैं बहुत सहज नहीं होता हूँ व्यक्तिगत और पारिवारिक विषयों को सार्वजनिक मंच पर बोलने के लिए। हकीकत क्या है, मेरे चाचा जी खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरी मदर ने, मेरी माता जी ने उनको एक पत्र भी लिखा है और तमाम घटना चक्र क्या क्या हुआ था और उस पर किस तरीके से उन्होंने तथ्यों को मोड़कर अपने पक्ष में अपनी बातों को रखा, उसके बारे में उन्होंने उनको पत्र लिखा है। और मेरे लिए, भले वो मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, मेरे लिए वो मेरे चाचा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनके ऊपर कभी भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, मेरा उनसे इशू
राजनीतिक होगा, हो सकता है उनकी नीतियाँ, उनकी कार्यशैली पर मैं प्रश्न चिन्ह उठा सकता हूँ, पर व्यक्तिगत जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर टिप्पणी की, मैं ऐसी कभी कोई टिप्पणी उनके ऊपर नहीं आखिरी सवाल है चिराग जी, आपकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, आपकी पार्टी के आपके खिलाफ यहाँ तक कि एफआईआर कराने की कोशिश हुई है, शिकायत दर्ज की गई है। आपकी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार कल्लू और दूसरे नेताओं के खिलाफ जो हमारे जानकारी है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली में भी शायद कोई पार्लियामेंट थाने में शिकायत हुई है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा लग रहा है, हाँ, बट अगर बिना प्रूफ के, बिना तथ्यों के अगर आप सिर्फ हवा में अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भैया फिर बाद में मानहानि का दावा मैं भी करूंगा, और मेरी पार्टी की लीगल टीम उसके ऊपर कार्य कर रही है। एट द सेम टाइम मैं ज़रूर कहूँगा कि भैया अगर आपको धमकी मिल रही है तो ये चिंता का विषय मेरे लिए भी है। आप एक बिहारी हैं, आप मेरे प्रदेश के आप व्यक्ति हैं, ऐसे में आपकी सुरक्षा और मैं लड़ता ही हूँ इसी बात के लिए कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है बिहार में, और मैं मुख्यमंत्री से बार बार मैं आग्रह करता हूँ कि भैया अपराध पर नियंत्रण पाएं। ऐसे में अगर किसी बिहारी को अगर धमकी मिल रही है तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, ज़रूर उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, और अब तो डबल इंजन की सरकार है, जाँच करवाए। तो चलिए, चिराग पासवान हमारे साथ थे और हम लगातार बातचीत कर रहे थे। आप बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन मोकामा पहुंचे, जहां उनका लोजपा कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। पटना से बेगूसराय जाने के क्रम में मोकामा पहुंचे उद्योग मंत्री का नवादा सांसद चंदन कुमार ने स्वागत किया और बंद पड़ी कंपनियों को पुनः पटरी पर लाने की मांग की। इस मौके पर बीजेपी और लोजपा पारस गुट के कार्यकर्ताओं ने मोकामा की बदहाली की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया। वहीं मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार समेत पूरे राज्य में सूत कंपनी और इथेनॉल उद्योग स्थापित करने का ऐलान किया। देखिए, मैं खुद टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूं भारत सरकार में। कल मैं इथेनॉल के लिए मिलने गया था, लेकिन वो टेक्सटाइल मंत्री हैं जी, उसका भी लाभ उठाया, और हमने कहा कि 1000 एकड़ में तो हम बिहार में देने में सक्षम नहीं है। जोत छोटी है और सारी ज़मीन बिहार में उपजाऊ है, कोई एक इंच ज़मीन ऐसी नहीं है जो उपजाऊ नहीं हो। तो मंत्री जी मेरी बात से सहमत हुए हैं, बात आगे बढ़ाई है। हमने कहा बिहार में या तो मक्का पैदा होता, उससे इथेनॉल बनेगा, उसमें इंडस्ट्री आएगी, या टेक्सटाइल में हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाने जा रहे हैं। केंद्र से जहां हम मेगा टेक्सटाइल पार्क मांग रहे हैं, वहां हम अपने भी टेक्सटाइल पार्क डेवलप करेंगे कई जगह। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम किया जा रहा है। बता दें आपको कि पटना में बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम हो रहा है, और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि 2 मंत्री कार्यक्रम में लोगों की फरियाद को सुनने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री अमरेंद्र प्रताप और जनक राम मौजूद रहेंगे और तमाम फरियादियों की फरियाद को सुना जाएगा। बता दें आपको कि बीजेपी कार्यालय में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 2 मंत्री शामिल रहेंगे और फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। दरअसल पटना बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम बीते कई दिनों से लगातार जारी है, जिसमें लेसी सिंह भी पहुंची थी, और आज आपको बता दें कि 2 मंत्री जो हैं वो तमाम लोगों की फरियाद को सुनने वाले हैं। बगहा में बाढ़ का संकट एक बार फिर से गहरा गया है। नेपाल की तराई और गंडक के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है। वाल्मीकि नगर बैराज से डिस्चार्ज होने वाले पानी का स्तर 4 लाख क्यूसेक के पार चला गया है, और जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को अलर्ट पर रखा हुआ है। तो बता दें आपको कि लगातार बारिश होने की वजह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज जो पानी का है वो किया गया है। लगातार जो बाढ़ का खतरा है वो मंडराने लगा है। ऐसे में प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट है। दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पलायन पर भी खासतौर पर नजर बनाए हुए है प्रशासन। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, और वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक जो पानी है वो भी छोड़ा जा रहा है। तो गंडक नदी में लगातार खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है।
बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सूबे के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी मॉनसून ट्रफ हिमालय की तराई क्षेत्र की ओर शिफ्ट कर गया है। इससे उत्तर बिहार की ओर अनेक जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी है। मौसम विभाग ने राज्य के 2 जिलों में अति भारी बारिश और 9 जिलों में भारी बारिश और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पूरे सूबे में हल्के से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटी है। शौचालय की नवनिर्मित टंकी में गिरे बच्चे को बचाने के लिए टंकी के अंदर गए एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना कोटवा थाना क्षेत्र के रोलिया गांव की है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम गांव के नवनिर्मित शौचालय की टंकी में एक बच्चा गिर गया, जिसके बाद बच्चे को बाहर निकालने के लिए 4 लोग शौचालय की टंकी के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन दम घुटने से 2 लोगों की मौत टंकी के अंदर हो गई, जबकि ग्रामीणों के सहयोग से 2 लोगों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर टंकी में गिरे बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कटिहार सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में अचानक बिजली के चेंजर बोर्ड में आग लग गई, जिससे मरीज और परिजनों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आग लगने से बिजली पूरी तरीके से बाधित हो गई और पूरा प्रसव वार्ड अंधेरे में छा गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन डॉक्टर DN पांडे और DS मौके पर पहुंचे और मरीजों को ICU वार्ड में शिफ्ट किया गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही सुरक्षाकर्मी और बिजली मिस्त्री मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना को लेकर सिविल सर्जन सवालों से भागते नजर आए। लेवल वार्ड में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण जो है ना आग लग गया, पूरा बिजली भी बाधित है। अभी बिजली भी बाधित है। हाँ, मतलब जो है ऐसे ही कहा जाए। पेशेंट को कहाँ निकाल के रखा जा रहा है? अभी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया सभी तत्काल। आग लगी कहाँ? चंजर के पास जो बड़ा बोर्ड बना हुआ वहाँ आग लगी, लेकिन कैसे लगी ये पता नहीं। सब मरीज भी काफ़ी भयभीत हो गए हैं। नहीं, सबको एडजस्ट कर दिया गया है। हम लोग साथ एडजस्ट। अभी तत्काल कहाँ पे उसको दिया गया? अभी तत्काल ICU से बाहर जो कमरा है उसमें दिए हैं। पर आग लग गया। सुबह भी 8-9 बजे फटफट कर रहा था, लेकिन कोई ध्यान दिया कि नहीं दिया वो तो देखे नहीं। हम का परसेंट के पीछे थे। और अभी ऐसा आग उठा नहीं, ऐसा आग करने का पूरा लाइन कट गया। लाइन बाद में कटा, पहले आग उठ गया, पूरा धुआं छा गया, तो हम बच्चा लेके बाहर भागे। पेशेंट को छोड़ के अकेले आदमी तो क्या करते हैं? अभी मरीज सबको कहाँ ले जा अभी ले जा रहे हैं आगे ICU रूम। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में शहर के एक प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक शहर के SBI बाजार शाखा के सामने श्रीराम नगर गली में स्वर्ण व्यवसायी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं प्रथम दृश्य में व्यवसायी के हत्या के दौरान पैर और हाथ बांधे होने की पुष्टि हुई है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। प्राप्त हुई थी शाम में 8:30 के आसपास छतौनी थाना को कि मधुबन छावनी चौक के पास एक घर में एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो पेशे से सुनार हैं, उनकी लाश मिली। फिर थानाध्यक्ष यहाँ पहुँचे तुरंत और SDPO भी पहुँचे। अभी मैं भी आया हूँ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। FSL मुजफ्फरपुर से संपर्क किया गया है, उसकी टीम भी आ रही है यहाँ पे। मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जहां पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत कर सभी को जेल भेज दिया है। दरअसल बीते दिनों जैतपुर OP पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान करजा पुलिस के सहयोग से हथियार के साथ 3 अपराधियों को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने उनके पास से सेरिया इलाके में लूटी गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है, जिसकी जानकारी देते हुए ASP ने बताया कि सभी को जेल भेज दिया गया है। रोड रॉबरी में इन्वॉल्व 3 अपराधकर्मी अरेस्ट हुए हैं। साथ ही कुछ दिन पूर्व सरैया में एक अपाचे मोटरसाइकिल को लूटा गया था, वो अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये 3 अपराधकर्मी वैशाली के बेलसर ओपरी के रहने वाले हैं और सरैया और जैतपुर और करजा एरिया में आकर के लूटपाट रोड रॉबरी करते हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक लाइव राउंड बरामद हुआ है और एक बड़ा चाकू बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल ये लोग अपने
अपराध में करते हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में 25 वर्षीय युवक की कोरोना टीका लेने से मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसकी मौत कोरोना रोधी टीका लगाने के कारण हुई है। परिजनों की माने तो युवक ने पांडे बेघा में लगाए गए टीकाकरण कैंप में टीका लिया और टीका लेने के बाद जब वो घर वापस आया तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के दौरान उसने लगातार गले में परेशानी होने का जिक्र किया। जब युवक की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने टीकाकरण पर सवाल खड़ा करते हुए हंगामा किया। ये सब एक्चुअली हमको ठीक से पता नहीं है कि जो मौत कब हुआ और क्या हुआ, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं कि कोरोना वैक्सीन लेने से ही मौत हुआ है। बहुत सारे बीमारी हो सकता है उनको, और आगे उसमें क्या कुछ किया जाएगा सर? उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि कैसे हुआ है। बेतिया के नौतन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर लगे विभिन्न पदों के दावेदारों के बैनर पोस्टर को हटाने का अभियान तेज कर दिया है। आचार संहिता का अनुपालन नहीं करने वाले के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बता दें आपको कि गुरुवार को प्रखंड निर्वाचित सह वीडियो निभा कुमारी, सीओ भास्कर और थाना अध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में नौतन बाजार में लगे बैनर पोस्टर हटाने का अभियान चलाया गया। बक्सर में भारतीय वायुसेना की विशेष हेलीकॉप्टर चिनूक की मरम्मत का कार्य अब अंतिम चरण में है। सूचना के अनुसार गुरुवार को दोपहर बाद यहां आवश्यक उपकरण लेकर सेना का छोटा हेलीकॉप्टर चेतक पहुंचा था, जिसने तकनीकी दल को मरम्मत के लिए छोड़ वापस चला गया। उम्मीद जताई जा रही है कि चिनूक की मरम्मत का कार्य आज पूरा हो जाएगा। हालांकि अधिकारियों की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ इसे देखने के लिए आसपास के गांव से लोग पहुंच रहे हैं। डीटीवी भारत के खबर का असर हुआ है। बता दें कि बेतिया के नौतन अंचल कार्यालय के समक्ष विगत 3 दिनों से अमरन अनशन पर बैठे पीड़ित परिवार को थाना अध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा, वीडियो निभा कुमारी, अंचल अधिकारी भास्कर ने संयुक्त रूप से जूस और मिठाई खिलाकर अमरन अनशन तुड़वाया, साथ ही न्याय और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि विगत 3 दिनों से न्याय के लिए पीड़ित परिवार अमरन अनशन पर बैठा था, जिसकी खबर डीटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी। दरअसल पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके बाद वे मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अंचल अधिकारी भास्कर ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में विलंब हो गया था और अब बहुत जल्द नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पहले अपना तबीयत ठीक करो, पहले स्वस्थ रहेगा तब ना घर में रहेगा और कुछ करेगा। दूसरा के नाम तुम्ही को कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा, किसके लिए लेगा जमीन? हम तो तुम्हारे साथ आ गए, तुम्हारे फेवर में आ गए, समझ गए। इसलिए बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, समझ गए। हो सकता है सरकारी प्रोसेस थोड़ा सा चलता ही स्लो है। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन विभागीय काम से जमशेदपुर के परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग में किए जा रहे बदलाव पर कहा है कि उनकी प्राथमिकता है कि परिवहन निगम का गठन करें और राज्य भर में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें। वहीं उन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए यातायात की सुगम व्यवस्था बहाल की जाएगी, ताकि ग्रामीण इलाके में निवास करने वाले छात्रों को शहर आकर शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा न हो। सोच लिया है विभाग को, सचिव को भी हम आदेश दे चुका है, जो भी हो सब अपना विभाग की ओर से ही हम लोग करेंगे। और परिवहन निगम जो नहीं है, निगम को भी हम गठन करेंगे। दादा बहुत दिन पहले से हमारा सोच है कि हम यातायात का सुविधा इस झारखंड प्रदेश में लाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहरी क्षेत्र का एक जो दूरी है उसको हमने समाप्त करेंगे, इसे यातायात का व्यवस्था किया जाएगा। अफगानिस्तान में
तालिबान के कब्जे के बाद अब आतंकवादियों ने खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। काबुल हवाई अड्डे के बाहर गुरुवार को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट द्वारा किए आत्मघाती हमले में कम से कम 72 लोग मारे गए। एक के बाद एक हुए सिलसिलेवार सीरियल बम धमाकों में 11 मरीन कमांडो और एक मेडिक समेत 12 अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों की जान गई। हमले में महिलाओं, सुरक्षा कर्मियों और तालिबान के गार्ड समेत 143 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह हमला आईएस की करतूत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।